तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं को आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब वास्तविक संख्याएं को हम क्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं धन अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलन को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं क्या होती है? यदि P और Q दो पूर्णांक हो, यदि P और Q दो क्या हो? पूर्णांक हो, तो तब P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q ≠ 0 हो। यदि P और Q दो पूर्णांक संख्याएं हों तो P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q ≠ 0 हो। जैसे 2, 4, 6, 3/4, 5/7, 8/11 ... इस तरह की संख्याएं, इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। ये सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √7, √11, ये सब ... ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आप लोग कह सकते हैं सर √3 को 3 के बटे 1 लगा सकते हैं, √3 के बटे 1 लगा सकते हैं, तो कहते हैं सर इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये P/Q के रूप में लिखा है? P/Q के रूप में लिखा है, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि P और Q है क्या? P और Q पूर्णांक है। तो P और Q जब पूर्णांक की बात आती है, तो पूर्णांक की सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये सब सभी भिन्नात्मक संख्याएं, ये मिल करके सभी पूर्णांक कहलाएंगी। लेकिन नहीं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। भिन्नात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। कौन सी होंगी? जो पूर्ण संख्याएं होंगी। जितनी भी संख्याएं तुम गिनते हो, धनात्मक पूरी संख्याएं, पूरी ऋणात्मक संख्याएं, ये पूर्णांक कहलाती है, 0 को शामिल करके। तो यहाँ पर P आपका पूर्णांक नहीं, √3 पूर्णांक न होने के कारण यहाँ पर क्या है? √3, √11, ये कोई भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसीलिए अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आते हैं कि परिमेय संख्याओं में ही अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी, प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका, प्रमेयिका ये क्या है? प्रमेयिका क्या है? ये पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। प्रमेयिका क्या है? पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। इसको यूं कह दे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ये कहेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक P की जगह A कह दो, A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R, जहां पर 0 ≤ R, R ≤
बी। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको क्या है आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन पहले से इस कथन को आपको बताया ना गया होगा, इसलिए आप लोग इसको नहीं जानते। उसी को देखिए बता रहे हैं। ये क्या है, इसको कैसे आप समझेंगे, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए 3 को 25 को विभाजित करना है, यानी 3 से 25 को काटना है, विभाजित करना है, भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 3 8 24 1, और इसे जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से देखते हैं। इसको मान लीजिए इसको हम ए लिख दें, 25 को क्या लिख दें? ए लिख दें, और इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। और इसको क्या कहेंगे? इसे मान लीजिए बी लिख दें, इसे क्या कहेंगे? भाजक। हिंदी में कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भागफल। भागफल इसको क्यू से लिखते हैं, और इसे क्या कहेंगे? शेषफल। इसको आर से लिखते हैं। तो इसको हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 8 प्लस 1, 3 इंटू 25, 3 इंटू 8 प्लस 1। यानी हम किसी भी पूर्णांक को, ये 25 की जगह कुछ भी हो सकता है, ये 3 की जगह भी कुछ भी हो सकता है। तो इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, किसी भी पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा? हम अगर a को 25 को a माना है तो यहाँ a लिख दीजिए, 3 को b माना है यहाँ b लिख दीजिए, 8 को क्या माना है? q, और इसको r माना है। इसकी कंडीशन ये होना चाहिए कि जो शेष फल है वो भाजक से छोटा होना चाहिए, 1 इज लेस देन 3। और यहाँ पर क्या कहेंगे? शेष फल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। ये जो शेष फल आता है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होना चाहिए। ये आपकी क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई नहीं? ये स्टेप आप लोग पहले से जानते थे। इसको सबसे पहले यूक्लिड साहब ने से लिख करके बताया था, इसीलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। अब हम इसी के द्वारा हम क्या दिखाएंगे? HCF ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जगह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानेंगे। तो एल्गोरिथम है क्या? अब समस्या ये आती है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी किसी भी कथन को स्टेप बाय स्टेप हल करने को, तो जो स्टेप बनते हैं, जितने लाइनों में उसे बताते हैं, जितने कथनों में उसे बताते हैं, वही उसके सुपरिभाषित कथन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ये कह देते हैं कि ये x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर करते हैं, तो 8x², 8 के फैक्टर हो जाए 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 2, इसे क्या 4 और 2 बने, तो x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लें, x कॉमन है तो x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन है तो x प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर इस तरह से कर दिए गए। इसकी अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाता है? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिसमें x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह से x माइनस, या तो इतने ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर ये दोनों 0 होंगे। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दो गुणनखंडों का गुणनफल शून्य आया। दो संख्याओं के गुणनफल शून्य कब हो सकता है? दो पूर्णांकों का गुणनफल शून्य कब हो सकता है? इसमें या तो पहली संख्या शून्य हो तो भी शून्य हो जाएगा, या फिर दूसरी संख्या शून्य हो तो भी शून्य हो जाएगा, या फिर दोनों शून्य हो। इन कंडीशनों में एक बार इसे 0 कर देते हैं, इससे वैल्यू निकाल देंगे, फिर इसको 0 कर देंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करने के ये चरण कहलाते हैं। पहला स्टेप ये हुआ, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, चरण फोर्थ, ये चरण, इन्हें अंग्रेजी में स्टेप कहते हैं।
और यही एल्गोरिथम प्रदर्शित करती, क्या करती है? एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये है एल्गोरिथम के द्वारा अब हम HCF निकालेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम HCF ज्ञात करेंगे। वो सीधा हम प्रश्नावली पर चलते हैं, उसी के क्वेश्चन लेकर के करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो जैसे दिया हुआ है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। 25 का HCF ज्ञात करना है किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसको आप क्या करेंगे? इसे ऐसा करें, मान लीजिए कि यहाँ पर b = 135 है और a = 225 है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं। यूक्लिड विभाजन जानते हैं WKT मीन्स वी नो दैट, वी मीन्स हम, नो मीन्स जानते हैं, दैट मीन्स की। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा a = BQ + R, जहां पर 0 > R = B। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। उसी द्वारा यहाँ देखते हैं। ऐसा करें कि 135 से 225 को डिवाइड करें। जब 225 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 135 कितना आया? 0 और 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पर कुछ नहीं आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इसे क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं 225 बराबर इतने इंटू इतने, 135 इंटू 1 + 90। यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है। रिमाइंडर 0 नहीं है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं है फिर इसे क्या करेंगे? अब ये जो रिमाइंडर आया इससे क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करें कितनी बार गया? फिर एक बार गया। कितना आया? 5 4। इसको क्या लिख सकते हैं? दूसरा स्टेप लिख सकते हैं हम। 135 को क्या लिख सकते हैं? 90 × 1 + 45। तो 90 × 1 + 45। ये दूसरा स्टेप है। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है। और ये कब तक करते रहेंगे? जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता। जब हमारा रिमाइंडर शून्य आ जाएगा तो उस समय जिस संख्या से डिवाइड करने पर शून्य आता है वह उन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। तो चलिए फिर से हम इसे 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। तो ये 90 यहाँ लिख देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार गए? 45 दूना 90। यहाँ रिमाइंडर शून्य आ गया। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ? 90 = 45 × 2 + 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0 है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। यहाँ पर R 0 है, इसलिए चूंकि यहाँ पर R 0 है इसलिए 90 और 45 का 90 तथा 45 का HCF कितना आ जाएगा? यही वाली संख्या 45। 90 क्योंकि 45 के द्वारा 90 डिवाइड हुआ है इसलिए 45 और 90 का HCF हुआ। इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं क्या? HCF आप किसका? 90 and 45 = 45। इसमें से ये ध्यान दीजिए कि ये 45 HCF ये दोनों का आया। अगर ये 45 90 और 45 का HCF है तो यही 90 और 35 का भी HCF 45 होगा। 90 और 40 इस तरह से 135 और 90 का भी HCF 45 होगा और 225 और
135 का भी HCF 45 आएगा। तो इस तरह से ये कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, HCF ऑफ कितना आ जाएगा, ये 90 एंड 45 इज इक्वल टू HCF ऑफ क्या हो जाएगा 135 एंड 90 इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका हो जाएगा 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। इस तरह से जो HCF इसका होगा वही HCF इसका होगा, वही HCF इसका होगा।